हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 5 के बारे में। तो लेसन नंबर 5 का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। तो लेसन नंबर 5 हमारे पास था क्या, सोर्सेज ऑफ डाटा एंड लिटरेचर रिव्यू। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू के बारे में कि लिटरेचर होता क्या है और कैसे लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं लिटरेचर रिव्यू। और पिछली जो हमारा पास जो टॉपिक था उसमें मैंने क्या पढ़ा था, ओपन सोर्स डाटा के बारे में, ठीक है। और आज हम उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो पहला हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स डाटा। हम सब जानते हैं कि अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट भी है और प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है इससे। लेकिन दिक्कत किसकी आती है रिसर्च करने में, सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो आती है वो होती है डाटा के बारे में, कि हम डाटा कहाँ से लेंगे। क्योंकि रिसर्च करने का मतलब क्या है कि हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी एक प्रॉब्लम या फिर प्रोफेशन के बारे में। तो अब उसके लिए मुझे डाटा देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से अपने रिसर्च के लिए टॉपिक चूज कर सकता हूँ या फिर कहाँ पे वो टॉपिक अवेलेबल है जिसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। तो पहला काम क्या आता है कि मैं डाटा को ढूंढना शुरू करूँ। अब जो हमारे पास ओपन सोर्स डाटा है ये कहीं ना कहीं हमें एक तरह से अच्छा डाटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेहतर डाटा। क्यों? क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो डाटा इकट्ठा करती हैं और वही डाटा पब्लिक डोमेन में आता है। तो लोग जो हैं वो उस डाटा की हेल्प से इजीली रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि ओपन सोर्स डाटा जो है वो आप एक तरह से क्या है कि फ्री डाटा अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, वो भी रिलायबल है, ठीक है, जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जो है रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स डाटा इज इट्स क्रेडिबिलिटी, यानी कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उसे टॉप की नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही हैं। तो वही चीज यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बहुत हाई लेवल की रहती है, रिलायबिलिटी भी रहती है। एज सच डाटा इज यूजुअली कलेक्टेड, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय वेल एस्टैब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलोइंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथोडोलॉजीज, जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। जैसे आरबीआई डाटा कंडक्ट करती है, आईएमएफ करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक करती है, डब्ल्यूएचओ करती है, डब्ल्यूटीओ करती है। अगर हमें यहाँ से डाटा मिलता है तो ये नेशनल और इंटरनेशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ से अगर हम डाटा लेते हैं, ठीक है, तो हम इन पे भरोसा कर सकते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। इसके अलावा क्या होता है, सिंस दीज डाटाबेसेस आर फ्रीली एक्सेसिबल। अब एक और एक फायदा क्या है, एक तो हम इसे भरोसा कर सकते हैं, यूं नहीं कि फ्री डाटा अवेलेबल है तो बेकार ही होगा, खराब ही होगा, जरूरी नहीं होता ऐसा ये भी, क्योंकि अब ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है तो बिल्कुल हमें प्योर डाटा यहाँ से मिल जाता है। दूसरा, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ता, कोई भी पैसा नहीं लगता हमारा यहाँ पे। तो वो एक और बेनिफिट है इस डाटा का। तो सिंस दीज डाटाबेसेस आर फ्रीली एक्सेसिबल दे रिमूव फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर। तो अब यहाँ से एक तो फाइनेंशियल बैरियर खत्म हो गया, ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल बैरियर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अलाउइंग स्टूडेंट्स, और यही नहीं, स्टूडेंट्स को अलाउ भी करते हैं एंड रिसर्चर्स को टू एंगेज इन मीनिंगफुल एंड एम्पिरिकल वर्क विदाउट नीड फॉर पेड सब्सक्रिप्शन। और इस तरीके से क्या होता है, जो ये इंस्टीट्यूशंस है वो एनकरेज करती हैं कि आप हमारा डाटा यूज करके रिसर्च कर सकते हो, और यही नहीं, अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करने में इसे यूज भी कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे है। तो और वो भी कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे नहीं लेना इन डाटा के लिए। तो ये तो हो गया ओपन सोर्स डाटा का बेनिफिट। इसके अलावा अदर फॉर्म्स में भी बुक्स अवेलेबल है, जर्नल अवेलेबल है, जिसके बारे में बात करेंगे जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करेंगे। तो लिटरेचर सिर्फ ये नहीं कि ओपन सोर्स डाटा की फॉर्म में, और भी है, अदर फॉर्म्स भी हैं। अब तो ब्राउजर्स भी आ गए हैं, सर्च इंजन्स भी हैं, जहाँ से हम डाटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अदर फॉर्म्स में भी डाटा हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, जहाँ का डाटा हम यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ अब ओपन सोर्स पर डिपेंडेंसी नहीं है, बट हाँ, ओपन सोर्स डाटा का फायदा ये है कि एक तो
मेजर लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका डाटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, ट्रस्ट पूरा कर सकते हैं इसके ऊपर, क्रेडिबिलिटी बहुत हाई लेवल की है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स होते हैं किसके, ओपन सोर्स डाटा के। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि लिटरेचर रिव्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करना है लिटरेचर रिव्यू। अब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्या कि लिटरेचर मिल गया, हमें डाटा मिल गया। अब डाटा का रिव्यू भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जिस टॉपिक हम रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे बहुत डाटा अवेलेबल हो, बहुत से लोगों ने रिसर्चेस कर रखी हों, ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी रिसर्चेस डाल भी रखी हों, ठीक है, लेकिन फायदा नहीं है, सब रिसर्चेस हमें नहीं उठाने हैं। जो हमारे टॉपिक से रिलेट करेगा, जो रेलिवेंट रहेगा, हम सिर्फ उस डाटा को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसी के हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने सबके टॉपिक्स उठा लिए, सारा डाटा उठा लिया, तो होगा क्या, हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, ब्रॉड लेवल पे, यानी कि बहुत एक्सपैंड कर जाएगा, जो कभी भी अच्छा नहीं होता। मैंने हमेशा एक बात बोली है स्टार्टिंग से कि रिसर्च जो है ना वो इतनी शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, बहुत सी यूजफुल इंफॉर्मेशन हटानी पड़े, और इतनी लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए कि वो पढ़ना लोगों के लिए हेक्टिक हो जाए, मुश्किल हो जाए या फिर डिफिकल्ट हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी कि जो हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं ना वो इसी वजह से क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। द लिटरेचर सर्वे इज कैरिड आउट एट अ प्रिलिमिनरी स्टेजेस, यानी कि पहले स्टेज पे हम लिटरेचर का रिव्यू ही करते हैं ऑफ रिसर्च। थ्रू द रिव्यू वन अंडरस्टैंड द वर्क, रिव्यू के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है वो एक काम को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है वर्क को दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। यानी कि जब हम पुरानी रिसर्चेस को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो पुराने के रिसर्चर्स थे वो किस तरीके से रिसर्च करते थे, क्या थिंकिंग प्रोसेस रखते थे, कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करते थे, और उन्होंने क्या किया हुआ है पास्ट में उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्या आज भी हम उन रिसर्चर्स की हेल्प से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, या फिर अब उनमें अपडेशन की जरूरत है, हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा पुराने रिसर्चर्स को, और क्या गैप है, ठीक है, जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसको हमें ऐड ऑन करना चाहिए उन पुरानी रिसर्चेस के अंदर, ताकि हम नई रिसर्च और नए लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। तो इसलिए जो है ना पुरानी रिसर्चेस को पढ़ना भी रिसर्चर्स का क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी को हम यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू भी बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो काम पहले हो चुका है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। एंड व्हाट मोर कैन बी एक्सप्लोर्ड, और कितना अब खोजा जाना बाकी है इन वन चूजन फील्ड, जो भी फील्ड हमने चूज की रखी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम फाइनेंस की फील्ड की बात करते हैं तो आज से 100 साल पहले फाइनेंस का मतलब कुछ और था, आज से 20 साल पहले फाइनेंस का मतलब कुछ और था, अब फाइनेंस का मतलब कुछ और है, फ्यूचर में फाइनेंस का मतलब कुछ और रहेगा। इनकी नए नए टॉपिक्स हमेशा आते रहेंगे और हर एक फील्ड में चीजें अपडेट होती रहती हैं, और अपडेट करने के लिए खुद को हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि जो हमारी दुनिया है, हमारे आसपास जो है चीजें कैसे बदल रही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके। तो वही चीज यहाँ पे है। तो थ्योरीज एंड टेक्निक्स यूज्ड इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, फिर हमें ये भी समझ में आता है कि क्या थ्योरी पुरानी लिटरेचर में यूज की हुई है, कौन सी टेक्निक एग्जिस्टिंग लिटरेचर में यूज हुई है। कैन बी यूज्ड प्रेजेंट एनालिसिस, क्या वो प्रेजेंट एनालिसिस में यूज होगी भी या नहीं होगी। और दिस कैन बी मॉडिफाइड टू गिव बेटर रिजल्ट, क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या हम इसे अपडेट कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। तो वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं। इसके बाद क्या आता है, लिटरेचर रिव्यू का एक पॉइंट रेफर्स टू रेफरिंग टू अ लिटरेचर टू डेवलप अ न्यू हाइपोथेसिस, यानी कि जब हमें कुछ नया हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है तो भी हम पुराने लिटरेचर का रिव्यू करते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर इसे अपडेट कर दे तो एक नया हाइपोथेसिस, एक नई चीज बनाई जा सकती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम नई चीजें क्रिएट कर पाए अपने आसपास। पर ध्यान रखना, फिर बोलूंगा लिटरेचर रिव्यू का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि जो भी चीजें आसपास अवेलेबल हैं, जो भी डाटा आसपास अवेलेबल है आप सब यूज कर लो, क्योंकि उससे होगा क्या, रिसर्च खराब हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ब्रॉड रिसर्च हो जाएगी और उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जो शायद उस टाइटल से, उस टॉपिक से, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ना हो। तो उस चीज से बचने के लिए हमें जो है वो सेलेक्टिव चीजें जो है वो यूज करनी होती हैं, सेलेक्टिव लिटरेचर यूज करने होते हैं। अब क्या आता है, लिटरेचर का मतलब क्या है। लिटरेचर बहुत बोल लिया, अब लिटरेचर का मतलब समझते हैं। तो इट रेफर्स टू अ
कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है एंड कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है ऑन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च और टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च के और टॉपिक पे, सच एज बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स एंड ऑफ एकेडमिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल मान लो बुक्स अवेलेबल हों, जनरल आर्टिकल्स अवेलेबल हों किसी भी एकेडमिक वैल्यू को लेकर, उसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर ही बोल के चलते हैं। इंक्लूड की सोर्सेज रिलेटेड टू मेन डिबेट्स। अब यहाँ पे कुछ की सोर्सेज भी अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेन डिबेट्स कुछ अवेलेबल हैं, ट्रेंड्स अवेलेबल हैं कोई, एंड गैप्स इन रिसर्च एरिया, या फिर दैट गैप्स ही अवेलेबल है कि पुरानी रिसर्च में और नई रिसर्च में ये फर्क आ रहे हैं। इन चीज़ों पे बात होनी क्या है, बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस में देखो, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो करंट टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी आज से 20 साल 30 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो नया टॉपिक है फाइनेंस के सेक्टर के अंदर, अब लोग उसे भी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि फाइनेंस में जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती रहती हैं, टाइम के बदलती रहती हैं। ऐसे हर एक फील्ड में एडवांसमेंट आती हैं, ठीक है, चीज़ें मॉडिफाई होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, और हमें उसके बारे में क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि अगर वो भी जो भी नई चीज़ आ रही है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उसको सोल्व करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। लिटरेचर का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जिस भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, फिर जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड को लेके कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, और कौन कौन सा डाटा ऐसा रहेगा जो मेरी फील्ड के लिए रेलिवेंट रहेगा, और कौन सा ऐसा है जिसके ऊपर मैं काम नहीं करना, जो हमारे यूज का नहीं है, ठीक है। तो ये सब लिटरेचर रिव्यू का पार्ट ही बनता है। तो रिव्यू का मतलब ही क्या होता है, तो रिव्यू लिटरेचर मीन्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है रिव्यू के अकॉर्डिंग। पहला क्या, व्हाट हैज बीन ट्रेडिशनल डिसप्रूव एंड एक्सेप्टेड इन द रिसर्च फील्ड, यानी कि कौन सा ऐसा है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल चीजें हैं रिसर्च फील्ड के अंदर, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, और कौन सा ऐसा है जो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, व्हाट आर द वेरियस कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। अब हो सकता है रिसर्च में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर रिसर्चर कोई एक बात बोले, कोई दूसरा रिसर्चर कोई दूसरी बात बोले, कोई तीसरा उससे अलग बात बोले। आप लोगों ने पहले भी जब आप बुक्स पढ़ते हो आपने अलग थ्योरीज पढ़ी होंगी, जब हम इकोनॉमिस्ट की बात भी करते हैं तो इकोनॉमिस्ट अलग थ्योरीज देते थे, कुछ थ्योरीज गलत थी, कुछ का रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है, ठीक है, कुछ का रियल लाइफ में बहुत यूज है। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा, आपने कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट पढ़ा होगा। जब हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे दो मेथड्स की बात करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या बोलता है कि हम नंबर्स की फॉर्म में अपने सेटिस्फेक्शन को काउंट कर सकते हैं, कि मान लेते हैं मैंने एक गिलास पानी पिया 10 यूटिलिटी मिली, दूसरा गिलास पानी पिया 8 मिली, तीसरा पानी पिया 6 मिली। ऐसे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट हम रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम ऑर्डिनल हो सकते हैं। जैसे कि जब मैंने ये कंज्यूम किया ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ये कंज्यूम किया थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिला, ये कंज्यूम किया और कम सेटिस्फेक्शन मिला, ये कंज्यूम किया और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो हम ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते। यानी कि थ्योरीज पहले भी आई हैं अलग अलग फील्ड्स में, कुछ थ्योरीज फेल हो गई, ठीक है। तो जब हम आप लोग साइंस में भी अलग थ्योरीज पढ़ते थे बचपन में, ठीक है, आपने डेल्टन्स थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, आपने न्यूटन्स के बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, और अभी भी फिलहाल आइंस्टाइन की एक थ्योरी को गलत प्रूफ किया गया था पास्ट में, ठीक है, तो 2 साल पहले उन्हें नोबेल भी दिया गया। तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानते हैं कि लोगों ने रिसर्च किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस रिसर्च को भी स्टडी किया और उस रिसर्च को भी गलत प्रूफ किया कि कैसे ये गलत है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि व्हाट आर द वेरियस कंट्रोवर्सी, यानी कि कंट्रोवर्सी कौन कौन सी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं जो अलग अलग रिसर्चर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरी बात सही है, कोई बोल रहा है दूसरी बात सही है, और फिर वो लोग अपने अपने जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसे प्रूफ करने की भी कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो तीसरा क्या आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या चल रहा है। तीसरा, प्रॉब्लम और इश्यूज दैट रिमेन अनसोल्व। फिर हम उस रिसर्च में कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, ठीक है, जो आज भी क्या है, अनसोल्व है, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो सोल्व नहीं हुई है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उस रिसर्च को और ज्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश हम करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड न्यू अप्रोचेस। फिर हम देखते हैं कि भाई इमर्जिंग ट्रेंड कौन कौन से हैं, एक पर्टिकुलर रिसर्च को लेकर कौन से ट्रेंड्स ऐसे हैं जो फॉलो
होने शुरू हो गए हैं। या फिर इमर्जिंग ट्रेंड के अलावा हम बात करते हैं न्यू अप्रोचेस को, कि क्या रिसर्च करने कुछ नए अप्रोचेस भी आए हैं तो कौन से आए हैं और कैसे हम उन्हें अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या आता है, हाउ रिसर्च एक्सटेंड, कैसे रिसर्च को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्ड अपॉन एंड डिपार्ट फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च, यानी कि पुराने रिसर्च से कैसे हम अपने रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं ताकि वो और एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए। ठीक है, उसकी बात हम करते हैं। तो ये पांचों हमारे क्या फायदे हैं किसके, रिव्यू करने के। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब हम पुराने रिसर्च रिव्यू करते हैं, क्योंकि जब तक हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, हम उनकी एडवांसमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी मॉडिफाई करते हो तो आपको उसका बेसिक पार्ट तो मिला होता है ना, तो आप उसको चेंज करते हो ना। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मेरे पास पुराना और बेसिक रिसर्च नहीं होगा तो मुझे बिल्कुल जीरो और ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। लेकिन अगर मेरे पास किसी टॉपिक पे रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं सिर्फ उन रिसर्चेस की हेल्प से उन रिसर्चेस को और ज़्यादा बेहतर और मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद क्या आता है, की इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो उसका की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फायदा है। इतनी बात तो कर ली, क्यों जरूरी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और समझ लेते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, टू हेल्प रिफाइन फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, ताकि जो भी पुराने रिसर्च हैं हम उसे रिफाइन कर पाएँ, उसमें नए क्वेश्चंस ढूंढ पाएँ कि इनमें कौन सी नई प्रॉब्लम्स हैं जो भी सोल्व करनी बाकी है और उनको हम सोल्व करें। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स नए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पुराना रिसर्च पुराने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया हुआ, नया रिसर्च हम नए ऑब्जेक्टिव्स और नए पर्पस के साथ करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टू हाईलाइट रिसर्च पॉसिबिलिटी, हम रिसर्च की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट हैव बीन ओवरलुक्ड इम्प्लिसिटली इन रिसर्च टू डेट। इस बात का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उस रिसर्च ने इग्नोर कर दी हो उस टॉपिक पे, और हम उस टॉपिक पे भी रिसर्च अब कंडक्ट कर सकते हैं, उन टॉपिक को भी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहीं, आज भी जब हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें की इसमें आता है कि वो लिमिटेशन ही है, वो आज भी उनकी दिक्कतें ही हैं। ठीक है, वो कोई सोल्व ही नहीं कर पा रहा। और बहुत से रिसर्च यही करते हैं कि कुछ पुरानी दिक्कतें हैं, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो उस पुरानी रिसर्च में सोल्व नहीं की गई, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जो उस टाइम पे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इग्नोर कर दी थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, टू डिस्कवर रिकमेंडेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, हम जो है वो फर्दर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं कि किस तरह की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, कि मैं हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं। क्या पता भाई कुछ नॉर्मल लोग ही बता दें कि सर जो आपने रिसर्च किया था आप इसमें और एडिशनल कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सजेशंस दे सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, अवॉइड रिपीटिंग वर्क, रिपीटिंग वर्क हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यानी कि अगर हम सेम रिसर्च सेम कंटेंट बार बार एक रिसर्च में डाल रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से रिपीटेटिव रिसर्च बन गया है। कोई फायदा नहीं है ऐसे रिसर्च का, क्योंकि रिपीटिशन क्या करता है, खराब करता है। बार बार अगर मान लो आपको सेम चीज़ पढ़ने का मौका मिले, या फिर मैं हर वीडियो में आऊँ एक ही सीरीज में सेम टॉपिक पढ़ा के आपको चला जाऊँ, तो क्या फायदा उस चीज़ का। ठीक है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि रिपीटेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए सेम रिसर्च के अंदर, एक चीज़ एक ही बार लिखी गई हो। ठीक है, और उसका प्रॉपर सोल्यूशन वगैरह भी हो कि क्या चीज़ है वो, क्या नॉलेज है वो। इसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट क्या आता है, सैम्पल करंट ओपिनियंस इन न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल्स एंड ट्रेड जर्नल्स, यानी कि जो भी करंट ओपिनियंस हैं न्यूज़पेपर के अंदर या फिर प्रोफेशनल्स के पास या फिर ट्रेड जर्नल के पास, हमें वो माननी चाहिए। ठीक है, यानी करंट ओपिनियंस के ऊपर भी काम करना चाहिए कि करंट हमारे दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी फाइनेंस के एग्जाम्पल दिया कि फाइनेंस के ऊपर हम जब रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमें करंट चीज़ों के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ताकि हम अपनी नॉलेज को अप टू डेट रख सके, अपडेट कर सके, मॉडिफाई कर सके। ठीक है, ना कि वही ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो अप कर सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के भी तरीके बदलते आए हैं। ठीक है, आजकल देखो इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान हो गया है, पहले लोगों के लिए मुश्किल था इन्वेस्टमेंट करना। आजकल इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज भी बढ़ गए हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट मेथड्स आ चुके हैं जिन्हें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पहले वो तरीके भी कम थे, पहले इन्फॉर्मेशन भी इतनी ईजिली मिलती थी और तरीके भी कम थे। अब तरीके भी ज़्यादा हो गए हैं और इन्फॉर्मेशन भी ईजिली अवेलेबल है। बस दिक्कत किस बात की है कि हम प्रॉपर तरीके से उस नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करें। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो एक रिसर्चर है उसे न्यूज़ से अपडेट रखना चाहिए खुद को कि करंट मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं और ट्रेड जर्नल्स क्या बता रहे हैं। 5th और आखिरी पॉइंट क्या आता है इसका,
ठीक है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है, 6 पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है ये, ठीक है। टू डिस्कवर एंड प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू रिसर्च अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक, यानी कि हमें नए मेथड्स, नए तरीके, नई टेक्निक्स ढूंढनी होगी रिसर्च करने की, ताकि रिसर्च करना और इजी हो जाए और बढ़िया हो, ठीक है। रिसर्च करना और रिसर्च जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएँ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ। तो उन सब के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो करंट मेथड्स यूज़ करें रिसर्च करने के, क्योंकि हर फील्ड में अपडेशन आते हैं, तो रिसर्च करने के मेथड्स भी पहले से क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमें डिस्कवर करनी चाहिए नए इंसाइट्स को और नए रिसर्च अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज़ को और टेक्निक्स को। तो उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है। आज की वीडियो में मोस्टली बात की लिटरेचर रिव्यू के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है शायद अगली वीडियो में हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर की बात तो करें, बातें इस वीडियो में लिटरेचर, अगली वीडियो में लिटरेचर, पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म्स में लिटरेचर अवेलेबल है, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, इंटरनेट है, ब्राउजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कैसे वो लिटरेचर की और डाटा की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक क्लियर है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला हो। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।